हाँ, तो इस इस वाली वीडियो में हम टॉपिक करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता था, जैसे हम देखो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे कि एक लाइट की वेव आती थी, उसको मेटल सरफेस पे डालते थे, इंसिडेंट करवाते थे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इधर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल मतलब फोटोन या कोई भी एक्सरे या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को हम कोलाइड कराते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, फिर देखते क्या होता है। देखो अब शुरू करते हैं। When a beam of a monochromatic X-ray of a wavelength lambda is scattered by a light element, वही मतलब photon, it is observed that scattered X-ray have maximum intensities at two wavelength lambda and lambda dash। ठीक है, और lambda dash lambda से बड़ा होगा। मतलब ये कह रहा है कि देखो अगर किसी मतलब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को अगर हम स्कैटर्ड कराते हैं फोटोन के साथ, तो क्या होगा कि जो एक्सरे होगी ना, एक्सरेज होगी, वो मैक्सिमम उसकी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी दो वेवलेंथ्स पे पाई जाएगी, एक तो लैम्डा पे, एक लैम्डा डैश पे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता था ना, पीछे हमने देखा था कि लैम्डा एक सेम ही रहेगा और पर इंटेंसिटी चेंज कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या है, द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज कॉल्ड द अनमॉडिफाइड रेडिएशन। मतलब जो लैम्डा पे इस वेवलेंथ पे जो रेडिएशन होगी उसे बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन, जो मतलब हम डालेंगे ही हम लैम्डा वाली ना, वो तो पहले से ही है, पर जैसे स्कैटर्ड होगा उसके बाद वो लैम्डा डैश भी आएगी एक और वेवलेंथ। ठीक है, तो वो हो जाएगी मॉडिफाइड रेडिएशन। ठीक है, लैम्डा डैश तेरी मॉडिफाइड रेडिएशन है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द कॉम्पटन इफेक्ट एंड द वेवलेंथ डिफरेंस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना चेंज हुआ इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट। मतलब जैसे अगर पहले लैम्डा में देखो एक वेवलेंथ थी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, उसको हमने स्कैटर्ड कराया किसके साथ, लाइट एलिमेंट के साथ, तो क्या उसकी वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा डैश हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, बड़ी होगी ना। देखा, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, बड़ी होगी। तो उस पूरे शिफ्ट को मतलब कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, उस वेवलेंथ के डिफरेंस को। दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वो डिपेंड नहीं करता कि कितने की वेवलेंथ डाल रहे हो या ऐसा कोई वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम, वो कोई डिपेंड नहीं करता लैम्डा पे। नेचर ऑफ द स्कैटर एंड द नेचर ऑफ स्कैटर बट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटर। और ना उस नेचर पे करता है कि किससे स्कैटर कर, मतलब कौन सी वेव को स्कैटर करा रहे हैं कि, ठीक है, कि एक्सरे यूवी, बट वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब कितने एंगल से उसके साथ कोलाइड करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में पता लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट अब देखो, अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, ये है एक्सरे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे की, ठीक है, इज अलाउड टू फॉल ऑन अ ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट का ब्लॉक ये है। ठीक है, इस पे इंसिडेंट होती है मोनोक्रोमेटिक, लिख देते हैं एक्सरे। ठीक है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड, मतलब ये देखो इस पे बजेगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, ऐसे जानी तो ऐसी चाहिए थी पर ये स्कैटर्ड ऐसे हो जाती है। और ऑब्जर्वर यहाँ पे है। आर मेजर एज द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, मतलब एंगल जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसका लैम्डा डैश भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, मतलब अगर 30 डिग्री पे लैम्डा डैश कुछ होगा, 40 डिग्री पे लैम्डा डैश कुछ और होगा। ठीक है, देखो यहाँ फॉर ईच एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब हर एंगल के लिए अदर देन जीरो, टू पीक्स अकर एट, देखो जीरो पे, मतलब अगर जीरो पे स्कैटर्ड करा रहे हैं तो मतलब वो ये वाली तो यही लाइन हो जाएगी ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक्सरे आई, ये ब्लॉक है ग्रेफाइट का, इस पे स्कैटर्ड कर रही है, तो अगर स्कैटर्ड इतनी हो जाती है, जानी ऐसी चाहिए थी मान लीजिए, और ये ऑब्जर्व है यहाँ पे, मान लीजिए 5, अगर इस जीरो कब होगा, तो जीरो होगा तो मतलब ये स्कैटर्ड कुछ होगी ही नहीं, सीधी चले जाएगी, वो होगा ना जीरो। ठीक है, तो उस पर तो कोई पीक ही नहीं आएगी, सिंपल ये वाला आएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए, और अगर 45 डिग्री इधर 45 डिग्री बन जाएगा इन दोनों के बीच में, तो 2 पीक्स आ जाएगी ऐसे, लगभग इक्वल जैसी हाइट की। ठीक है, फिर 90 डिग्री पे वो पीक दूसरी लैम्डा डैश थोड़ा हाइट आ जाएगी उसमें, लैम्डा डैश छोटा हो जाएगा, लैम्डा छोटा होगा लैम्डा डैश बड़ा हो जाएगा, और 135 डिग्री पे तो पूरा ही काफ़ी पीक आ जाएगी लैम्डा डैश पे। ठीक है, ये ग्राफ से याद रखना, इस साइड इंटेंसिटी, इस साइड लैम्डा है। ठीक है, और ये अलग अलग एंगल्स पे है। इस ग्राफ को एक बार देख लेना कि जीरो पे कोई शिफ्ट नहीं आती, और यहाँ पे ये। ठीक है, हाँ, और 180 पे भी कोई नहीं आएगी, 180 मतलब वापस चले जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ऐसे ही को 0 डिग्री ये है तो 180 वापस होगा ना, यहाँ पे पूरा बनेगा 180, तो वो जीरो, मतलब 180 पे भी कुछ नहीं होगी, 135 पे इतनी पिक चले जाती है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ फेलियर्स है क्लासिकल थ्योरी के, वो पढ़ेंगे। देखिए
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एक्स रेज आर अ EM वेव्स, ठीक है, ये तो है भाई, सही बात है। इफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट एक्स रे ऑन द मटेरियल, ठीक है, जो एक्स रे पड़ रही है मटेरियल पे, ग्रेफाइट पे, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है। देन दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल टू ऑसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी म्यू। ये क्लासिकल थ्योरी का फेलियर है, ठीक है। क्या एक्चुअली में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है ना ग्रेफाइट, एक्सरेज ग्रेफाइट को हिट करती है, तो अंदर जो बैठे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑसिलेट करने लग जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं अपने एक मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हैंस द स्कैटर्ड एक्सरे रेडिएशन शुड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ना, और सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए या सिंगल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए जो पड़ रही है एक्सरेज। गेन इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एक्सरे यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में एक बराबर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड हैंस वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड शुड नॉट वेरी विद स्कैटरिंग एंगल। मतलब क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से तो ये पूरी जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बताई, इसके हिसाब से तो स्कैटरिंग एंगल के साथ नहीं होना चाहिए। ये है फेलियर ऑफ क्लासिकल, मतलब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग एंगल के साथ वेवलेंथ बदलनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बदलनी चाहिए? क्योंकि वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक ही देखो क्या होता है, पूरी वेव की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी ना, ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो जब जाएगी जैसे मतलब देखो पूरी वेव की एक ही फ्रीक्वेंसी है, इस पे जा रही है वेव, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो एक जैसी रहेगी, आगे भी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे आता है स्कैटर्ड एंगल पे, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या ये क्लासिकल थ्योरी नहीं दे पाई। तो अब हम क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमने क्वांटम थ्योरी के लिए स्टार्टिंग में कुछ अजम्पशन लेंगे, दो अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन, कॉम्पटन अप्लाइड आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ऑफ लाइट विद दैट अजम्पशन दैट इंसिडेंट फोटोन्स पोजेस मोमेंटम इन एडिशन टू एनर्जी। देखो क्या बोलती है, द बीम ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू, मतलब जो एक्सरे है उसके पास फ्रीक्वेंसी म्यू है, कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम फोटोन्स, मतलब एक फ्लो है फोटोन्स का। वेव क्या है एक्चुअली में, वेव तो वेव है, पर वेव के अंदर फोटोन्स, लाइट वेव के अंदर फोटोन्स फ्लो कर रहे हैं, एक मतलब बीम की तरह। ईच ऑफ एनर्जी, हर की एनर्जी एक बराबर होगी, E इक्वल टू एच म्यू, एंड मोमेंटम कितना होगा, P इक्वल टू एच म्यू बाई सी, ठीक है। ट्रेवलिंग अलॉन्ग द, क्यों होगा P इक्वल टू एच बाई सी, मैंने बताया था ना क्या होता है, वो पीछे देख लेना, चेक कर लेना। ट्रेवलिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द बीम विद द वेलोसिटी c, तो वो कह रहा है कि देखो द बीम ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी होगी और एनर्जी इतना होगा, मोमेंटम इतना होगा, वो ट्रैवलिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द बीम, वो बीम के ही ट्रैवल करेंगे ना, जैसे लाइट जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में फोटोन होगा। जैसे मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट ऐसे निकल रही है, तो फोटोन भी तो ऐसे जा रहा है, हाँ बस। तो और दूसरा क्या है, द स्कैटरिंग इज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन पता है ना क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं बिटवीन फोटोन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट, ठीक है। हेंस द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा ग्रेफाइट में और फोटोन होगा लाइट वेव में। एंड द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड्स गुड इन द स्कैटरिंग प्रोसेस, वही कि दोनों कंजर्व रहेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये था तेरा इंसिडेंट फोटोन, लाइट वेव ऐसे आ रही है, ऐसे जाएगा फोटोन ऐसे से, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें हिट करेगा, इसकी कितनी है, एच म्यू है, और ये एच म्यू बाई सी इसकी वो है क्या बोलते हैं, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल मोमेंटम है। ऐसे हिट किया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे होगा, क्योंकि ग्रेफाइट तो मोशन में थोड़ी ना एक जगह बैठा हुआ है, तो उस पर हिट करेगा, तो एक चले जाएगा, फोटोन चले जाएगा इस डायरेक्शन में, और वो चले जाएगा इस डायरेक्शन में। जो फोटोन होगा वो एंगल बनाएगा फाई, मतलब स्कैटर्ड एंगल है, और ये बनाएगा रिकॉयल एंगल थीटा, इसे रिकॉयल एंगल बोलते हैं। रिकॉयल मतलब जैसे हम गन को फायर करते हैं ना, तो कोई भी रिकॉयल का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे मान लें कोई 10 किलो का बॉल है, वो 1 किलो की बॉल के साथ टच हो रहा है, ठीक है, या तो थोड़ा सा पीछे हटेगी ना जो चीज़, उसे बोलते हैं रिकॉयल। जैसे ये थोड़ा सा पीछे हट गया, ये तो वैसे मूव करते करते चले जाएगा, रिफ्लेक्ट जैसा या स्कैटर्ड हो जाएगा, ये रिकॉयल होगा। तो इसकी अब फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाती है ना, वेवलेंथ कुछ और हो जाएगी, बताया था एच म्यू बाय डैश, और एच म्यू बाय ये मोमेंटम हो गया इसका स्कैटरिंग करने के बाद, और ये इसका रिकॉयल। इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था तो रेस्ट मास मतलब पहले कुछ नहीं था, रेस्ट मास एनर्जी थी सिर्फ इसके पास m0 c², ठीक है।
मोमेंटम हो नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम mv होता है और v तो रेस्ट पे मतलब 0 होता है, तो इसलिए मोमेंटम कुछ नहीं होगा। तो यहाँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन आता है ई के, ठीक है। तो कितना होगा देखो mc², मैंने वही इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ ना, mc² I, ठीक है, और m0 इसकी वो थी पहले की, ये मैंने पहले बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी जब हम वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी पढ़ा रहे थे ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद में तब। अब देखो वी कंसीडर अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फ्रीक्वेंसी, वही है कि वो उसमें स्कैटर्ड करेगा, कोलिजन करेगा, उसका मोमेंटम उसको जाएगा। एक बार पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो आगे है देखिए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज द, देखो एक बार पढ़ ही लेते हैं। We consider a beam of a monochromatic X-ray of a frequency mu and the wavelength lambda be the incident on the target electron, वही जो मैंने बताया। Let the incident photon after scattering collision with the free electron is scattering due to the angle phi, phi scattering angle है और ये recoil angle है। अब देखिए